करण बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज मेरे को ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। एक 19 साल की लड़की अपनी पहली नौकरी से कुछ ही हफ्तों में गायब हो गई। जिस बात को ऋषिकेश पुलिस हमेशा के लिए दबा देना चाहती थी, माँ गंगा ने वही सच्चाई 6 दिनों में सबके सामने ला दी। ये कहानी है ऋषिकेश के उस रिजॉर्ट की, 2022 के उस शाम की और उस 19 साल की लड़की की। ये कहानी है अंकिता भंडारी की। हर शाम सोनी भंडारी अपनी 19 साल की बेटी अंकिता को फोन किया करती, कभी कभी तो दिन में 2 बार। एक तरफ अंकिता के पेरेंट्स देहरादून के डोब श्रीकोट गांव में रहते थे, वहीं अंकिता ऋषिकेश की वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वैसे तो इनके बीच की दूरी बहुत थी, पर उनके रोज के फोन कॉल्स उन्हें हमेशा करीब रखते। अंकिता ने खाना खाया या नहीं, उसकी खांसी कब हुई या नहीं, उसने अपने विटामिन्स लिए या नहीं। तो ऐसे ही 17 सितंबर 2022 की शाम सोनी जी, अंकिता और उसका भाई एजे, जो कि दिल्ली में रहता था, तीनों के बीच 34 मिनटों की कॉन्फ्रेंस कॉल चली। नॉर्मल बातें हुई, कुछ भी अजीब नहीं, कुछ भी डरावना नहीं, ये हिंट तक नहीं कि अंकिता अंदर ही अंदर डरी हुई थी। और अंकिता के साथ ये उनकी आखिरी कॉल थी। अगले दिन 18 सितंबर अंकिता किसी के भी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। उसकी माँ सोनी जी ने शाम 4:30 बजे उसे मैसेज किया, पर फिर भी कोई जवाब नहीं। रात 8:30 बजे उन्होंने फिर एक बार मैसेज किया, खाना खाया, पर फिर कोई जवाब नहीं। रात में उन्होंने फिर एक बार ट्राई किया, सो गई क्या, पर फिर भी अंकिता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सोनी जी ने सोचा शायद अंकिता बिजी होगी या उसका फोन चार्ज पर होगा। वो घबराना नहीं चाहती थी, इतनी जल्दी नहीं। अगले दिन अंकिता के पिता बीरेंद्र जी के फोन पर एक कॉल आया, पर यह कॉल ऋषिकेश से उनकी बेटी का नहीं, बल्कि जम्मू से अंकिता के दोस्त पुष्प का था। पर पुष्प ने उस कॉल पर जो बात बताई, उससे अंकिता के पेरेंट्स की धड़कनें तेज हो गई। अंकल, अंकिता रिसोर्ट में नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अंकिता के पेरेंट्स की ही तरह पुष्प भी अंकिता से रोज बातें करता, पर जब अंकिता ने उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब घंटों तक नहीं दिया, तो 18 सितंबर की शाम को पुष्प ने वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या को कॉल किया। जब पुलकित ने उसे बताया कि अंकिता सुबह के 9 बजे से गायब थी, ये सुनते ही पुष्प का दिल बैठ गया। पर इसलिए नहीं क्योंकि अंकिता सुबह के 9 बजे से गायब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था कि पुलकित उससे झूठ बोल रहा था। वो जानता था कि अंकिता 18 सितंबर की सुबह से नहीं, बल्कि 17 सितंबर के शाम से ही गायब थी। वो जानता था कि पुलकित कुछ छुपा रहा है। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा था, बहुत ही ज्यादा गलत। और यहाँ से शुरू हुआ अंकिता के पिता बीरेंद्र जी का सबसे लंबा, सबसे दर्दनाक सफर। एक लोअर मिडिल क्लास पिता जो अपनी बेटी के लिए ना सिर्फ एक इलाके और वहां के कानून के पार गए, बल्कि पूरे देश को एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया। पर कौन थी अंकिता? क्या था ये वनंतरा रिसोर्ट? और कैसे ये इस पूरी पहेली का सेंटर बन गया? इसका जवाब जानने के लिए हम चलते हैं 2003 में, जब अंकिता भंडारी का जन्म हुआ। 11 नवंबर 2003 को अंकिता का जन्म देहरादून के एक छोटे से गांव डोब श्रीकोट में हुआ। अंकिता बचपन से ही एक ब्राइट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड लड़की थी। ईयर 2020 में अंकिता ने 88% के साथ ग्रेजुएशन पूरी की। पर उसी साल पूरी दुनिया ने खुद को पैंडेमिक के बीच पाया, लेकिन अंकिता नहीं रुकी। कॉलेजेस बंद होने के बावजूद अंकिता ने एक ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन की। 3 महीनों तक उसने ऑनलाइन क्लासेस अपने फोन से ही अटेंड किए, क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में अंकिता के दोस्त पुष्प ने उसे इंस्टाग्राम पर एक जॉब ओपनिंग भेजी। ये वनंतरा रिसोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन थी। पुष्प अंकिता के स्ट्रगल्स जानता था, इसीलिए उसने खुद वनंतरा रिसोर्ट के ओनर पुलकित आर्या से अंकिता के लिए बात की थी।
पर पुलकित अंकिता से डायरेक्टली वीडियो कॉल पर बात करना चाहता था। इसीलिए अंकिता ने उसे कॉल किया और उसे वो जॉब मिल भी गई। पर पुलकित की एक कंडीशन थी कि अंकिता को ऑन साइट यानी रिसोर्ट में ही रहना होगा। अंकिता ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और वो मान गई, इस बात से अनजान कि उसका यही डिसीजन आगे चल के उसके लिए मुसीबत बनने वाला था। अब क्योंकि 1 सितंबर 2022 को अंकिता की ज्वाइनिंग थी, उसके पिता बीरेंद्र जी 2 दिन पहले ही अंकिता के साथ रिसोर्ट पहुंच चुके थे ताकि अपनी ज्वाइनिंग से पहले अंकिता अच्छी तरह सेटल हो सके। अब भले बीरेंद्र जी ने वहां रात नहीं गुजारी, पर उन्होंने उस रिसोर्ट में उतना वक्त गुजारा जितना वक्त ये महसूस करने के लिए काफी था कि उस रिसोर्ट में कुछ अजीब था। उन्होंने नोटिस किया कि वहां सिर्फ मेल स्टाफ ही थे और अंकिता वहां की इकलौती फीमेल स्टाफ थी, और इसीलिए उन्होंने ये बात वहां के ओनर पुलकित आर्या से सीधे सीधे पूछ ली, यहाँ और कोई लड़की काम नहीं करती? मेरी बेटी यहाँ सेफ तो रहेगी ना? जिस पर पुलकित ने बताया, पहले यहाँ एक और लड़की थी पर चोरी के चक्कर में उसे निकालना पड़ा। पर आप चिंता ना करें, यही पास मेरे पिताजी की आयुर्वेदिक फैक्ट्री है, वहाँ कई फीमेल स्टाफ है और वो सारी इसी एरिया में रहती हैं। आपकी बेटी भी सेफ रहेगी। लेकिन बीरेंद्र जी को इस बात की तसल्ली भी थी कि पुलकित के पिता विनोद आर्या सिर्फ एक मामूली फैक्ट्री के मालिक ही नहीं थे, बल्कि एक बीजेपी लीडर भी थे। वहीं पुलकित का बड़ा भाई अंकित आर्या उत्तराखंड ओबीसी कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट था। यानी आर्या फैमिली एक जानी मानी पावरफुल फैमिली थी। पर फिर भी जाते जाते बीरेंद्र जी ने पुलकित से एक बात क्लियरली कही, अंकिता मेरी बेटी है, पर अब से उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही पुष्प को भेजे हुए अंकिता के एक व्हाट्सएप मैसेज में उसकी चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। ये होटल कितना गंदा है, अंकिता ने लिखा। वही कुछ हफ्तों बाद ही अंकिता ने पुष्प को बताया कि उसे उसका रूम खाली कर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि पहले पुलकित का रूम हुआ करता था। तुम्हें लगता है ये सेफ है? पुष्प ने पूछा। अब तक तो सेफ लग रहा है, अंकिता ने लिखा। पर वो छोटी सी सेफ्टी वाली फीलिंग भी बहुत ही जल्द खत्म होने वाली थी। 11 सितंबर अंकिता ने पुष्प को बताया कि पुलकित ने उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। पर जब अंकिता ने पुलकित से ये बात कन्फ्रंट की तो उसने कहा, सॉरी, मैंने पी रखी थी। पर ये कोई मामूली गलती नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी, एक सिग्नल कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। पर शायद अंकिता ने ये वार्निंग समझने में बहुत देर कर दी। उस हादसे के 24 घंटों के अंदर ही अंकिता पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज देने का प्रेशर डाला जाने लगा था। उससे कहा गया, तुम चिंता मत करो, इस काम के तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। पुष्प को भेजे हुए अपने टेक्स्ट मैसेज में अंकिता ने लिखा, क्या 10,000 के लिए मैं अपनी इज्जत बेच दूं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ। हालांकि अंकिता ने उस ऑफर से इनकार कर दिया, लेकिन तब पुलकित उसे धमकाने लगा, मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम एक अश्लील लड़की हो। वहीं 18 सितंबर तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। दोपहर के करीब 3 बजे अंकिता ने दूसरे स्टाफ मेंबर मनवीर को रोते गिड़गिड़ाते कॉल किया, प्लीज प्लीज मेरा बैग रोड पर लाकर रख देना, प्लीज। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या होगा? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो, दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। मनवीर ने उसकी बात मानी और वो अंकिता का बैग बताए हुए रोड पर ले भी आया था। पर तब तक अंकिता जा चुकी थी। उसी शाम रिसोर्ट के दूसरे स्टाफ अभिनव ने बताया, शाम के करीब 6 बजे मैंने अंकिता और पुलकित सर को अंकिता के रूम में देखा था। वो जबरदस्ती अंकिता का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे थे जब वो कॉल पर किसी से मदद मांग रही थी, जिसके बाद पुलकित सर ने उस बंद दरवाजे के पीछे अंकिता के साथ 1 घंटा बिताया। वो चीख रही थी। वहीं कुछ समय बाद अंकित गुप्ता, जो कि रिसोर्ट का असिस्टेंट मैनेजर था, वो भी नाचते हुए उस कमरे में गया
जिसके बाद पुलकित सर ने उस रूम की खिड़की भी बंद कर दी, जिससे रिसेप्शन पर बैठे लड़कों को कमरे के अंदर दिखाई दे रहा था। अभिनव का मानना था कि उस बंद कमरे में पुलकित और अंकित ने अंकिता के साथ जबरदस्ती कर उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया था। रात 8 बजे अंकिता ने किसी तरह पुष्प को एक आखिरी मैसेज भेजा, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। और रात 9 बजे के बाद अंकिता का फोन अचानक डेड हो गया। वो कॉल जो वो पुष्प को 8:30 बजे करने वाली थी, वो कॉल कभी आया ही नहीं। वो खामोशी चीख रही थी। पुष्प अपनी बेचैनी में रात भर पुलकित को कॉल करता रहा। पुलकित का फोन स्विच ऑफ नहीं था, पर उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। उस रात उस रिसोर्ट के कमरे में गंगा किनारे कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अंकिता कभी नहीं मिली। अगली शाम पुलकित ने फाइनली पुष्प को कॉल किया, पर इस बार पुष्प ने ये कॉल रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। वहीं पुलकित की आवाज नॉर्मल थी, कंट्रोल्ड थी, पर उसके हर सेंटेंस में एक अजीब सी कहानी थी। अंकिता सुबह 9 बजे से गायब है। कल शाम हम उसे चेयर करने ऋषिकेश ले गए और रात को वापस आ गए, पर सुबह वो अपने कमरे में नहीं मिली। टेबल पर उसका डिनर और रूम में उसका सामान वैसे के वैसे ही पड़े हैं। लेकिन पुष्प जानता था अंकिता 18 सितंबर की सुबह से नहीं, बल्कि 17 सितंबर की रात से ही गायब थी। वहीं जब उसने पुलकित से पूछा कि वो पिछली रात उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा था, तब पुलकित ने एक और अजीब जवाब दिया। आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? सीसीटीवी तो होंगे ना? प्रॉपर्टी के हाँ चेक करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे। सीसीटीवी ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी बोलिए। मेरे साथ ना मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए। मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। कौन सा बॉस, कौन सा मैनेजर अपना फोन रात भर के लिए एक एम्प्लॉय को दे देता है? पुष्प के लिए धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही थी। ये अब सिर्फ एक मिसिंग लड़की का केस नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। और इसी डर, इसी लाचारी में उसने अंकिता के पिता बीरेंद्र जी को कॉल किया। 19 सितंबर शाम 6:30 बजे एक पिता जीप लेकर अपनी बेटी को ढूंढने निकले। वहीं पुलिस स्टेशन पहुंच उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेन फाइल करने की कोशिश की। मेरी बेटी पिछले 24 घंटों से लापता है। और फिर कंप्लेन आसानी से फाइल हो गई, राइट? नहीं, वहां पुलिस ने जवाब दिया, ये केस हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप मुन्नी की रेती थाना में जाइए। पर मुन्नी की रेती पहुंच उन्हें फिर वही जवाब मिला, ये केस हम फाइल नहीं कर सकते, आपको कोतवाली जाकर ट्राई करना होगा। तो अब बीरेंद्र जी आधी रात कोतवाली पहुंचे, जब सड़कें खाली और उनकी फोन बैटरी डेड हो चुकी थी। पर उनकी आवाज में अब भी बुलंदी थी, मेरी बेटी लापता है। बीरेंद्र जी ने कोतवाली थाने पहुंचकर कहा, पर वहां भी उन्हें एक अलग जवाब मिला, ये केस तो पटवारी जुरिस्डिक्शन में आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इन सारे इंस्पेक्टर्स, पटवारियों और चौकियों ने जीरो एफआईआर के नेशनल गाइडलाइन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। जीरो एफआईआर के अंडर किसी भी पुलिस स्टेशन या चौकी में एक अर्जेंट एफआईआर फाइल की जा सकती है, जिस एफआईआर को पुलिस खुद उसके सही जुरिस्डिक्शन तक इंटरनली पहुंचाती है। जिन जहमत और परेशानियों को दूर करने के लिए जीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस किया गया था, बीरेंद्र जी को एग्जैक्टली उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार लाचार होकर एक पिता ने पूरी रात अपनी जीप में बिताई, गंगा किनारे मिन्नतें मांगते हुए, बस मेरी बच्ची मिल जाए। पर अगली सुबह यानी 20 सितंबर को बीरेंद्र जी फिर से अपनी कोशिशों में लग गए। उन्हें फिर एक बार एक थाने से दूसरे थाने भेजा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने लक्ष्मण झूला, पटवर चिल्हा, कंडखल थाना सब एक कर दिया। लेकिन तब उन्हें फाइनली एक पटवारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर का नंबर मिला, वैभव प्रताप। पर जब वो वैभव प्रताप को ढूंढते हुए चौकी पहुंचे तो वहां उनका दिल बैठ गया। वनंतरा रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्या अपने पिता, बीवी और रिसोर्ट के 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ पहले से वहां मौजूद था। बीरेंद्र जी को तो ये तक पता चला कि पुलकित ने ही पटवारी से कहा था कि 24 घंटों तक कोई एक्शन मत लेना, जिसके बाद पटवारी वैभव लीव पर चले गए, इस केस को बिना किसी हैंडओवर के बीच में लटकता हुआ छोड़कर। इस केस को अब पटवारी विवेक हैंडल कर रहे थे। चौकी के अंदर पुलकित आर्या, उसका परिवार और स्टाफ मेंबर्स सभी बैठे थे। बीरेंद्र जी को बाहर बिठा दिया गया। इंतजार करते करते अब 3 घंटे बीत चुके थे और जब बीरेंद्र जी से और इंतजार नहीं हो पाया तो वो खुद चौकी के अंदर गए, पर फिर एक बार उन्हें बाहर बैठने को कहा गया। देखते ही देखते 1 घंटा और बीत चुका था। बीरेंद्र जी फिर एक बार चौकी के अंदर घुसे। मेरी कंप्लेंट तो फाइल कर दीजिए, बीरेंद्र जी ने कहा। जब पटवारी विवेक ने उन्हें जवाब दिया, पुलकित जी ने पहले ही कंप्लेंट फाइल कर दी है, उतना काफी होगा। लेकिन बीरेंद्र जी ना सुनने वालों में से नहीं थे, इसीलिए उस कंप्लेंट में उन्हें सिर्फ एक लाइन लिखने दी गई, मेरी बेटी मिसिंग है। बस, ना कोई डिस्क्रिप्शन, ना कोई डिटेल्स और ना ही उस एफआईआर की उन्हें कभी कोई रिसीट मिली। वहीं पुलकित की कंप्लेंट में ये मेंशन किया गया था कि अंकिता डिप्रेस थी, जो कि सरासर झूठ था। अगले कुछ दिन बीरेंद्र जी पटवारी विवेक के पीछे पड़े रहे। हमें रिसोर्ट जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें वहां कोई सबूत मिल जाए। तंग आकर पटवारी विवेक जब बीरेंद्र जी के साथ रिसोर्ट पहुंचे तो उस रिसोर्ट की सच्चाई उन्हें कटे हुए वायरों में मिली। सारे सीसीटीवी केबल्स काट दिए गए थे। जब बीरेंद्र जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अंकिता और पुष्प के चैट स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स उन्हें सबूत के तौर पर पेश किए, लेकिन फिर भी पटवारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं इन्वेस्टिगेशन के बीच ही पुलकित गुस्से से फट पड़ा, यहाँ तक कि स्टाफ को मारने तक पहुंच गया। आंखों के सामने सबूत, चैट्स, रिकॉर्डिंग, कटे वायर सब होते हुए भी कानून अंधा बना रहा। बीरेंद्र जी समझ चुके थे कि ये सारा सिस्टम ही उनके बेटे के खिलाफ खड़ा था, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे, ना ही वो हार मानने वाले थे। उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, स्पीकर, स्टेट वुमेन कमीशन, डीजीपी तक सारे दरवाजे खटखटाए और जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई। 22 सितंबर 2022 केस रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। एएसपी शेखर सियाल ने अगल बगल हर तरफ के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और फिर उन्हें एक फुटेज मिली जहां अंकिता पुलकित के साथ उसके स्कूटी पर बैठी हुई थी। वहीं सौरभ और अंकित दूसरी बाइक पर पुलकित के पीछे ही थे। पुलिस ने सौरभ को उसी शाम अरेस्ट कर लिया। हालांकि पुलकित और अंकित वहां से भाग गए थे, पर अगली सुबह पुलकित के पिता विनोद आर्या ने उन्हें सरेंडर करवाया। वहीं 23 सितंबर की शाम तीनों ने अपना कन्फेशन दिया। अंकिता चिला कनाल में गिर गई थी या गिराई गई थी, पर असली शौक तो इस कन्फेशन के बाद आया। उसी रात रिसोर्ट में अंकिता के रूम को बुलडोजर से गिरा दिया गया। अगले दिन रिसोर्ट में आग लगा दी गई और अंकिता के रूम के गद्दे और बेडशीट्स पूल में पाए गए। यहाँ तक कि विनोद आर्या के फैक्ट्री में भी आग लगा दी गई, जिससे बचे कुछ एविडेंस भी खत्म हो जाए। सबूत धूल में मिलते गए, सच आग में जलता गया। 24 सितंबर 2022 गायब होने के 6 दिन बाद माँ गंगा ने अंकिता को वापस कर दिया। एसडीआरएफ ने उसकी बॉडी निकालकर उसके पिता को दिखाई, मानो जैसे बीरेंद्र जी के आंखों के सामने उनकी बेटी को छीन लिया गया हो। उन्होंने नोटिस किया कि अंकिता के दांत टूटे हुए थे। हथेली, कलाई, पीठ ऐसे 5 जगहों पर गहरे स्क्रैचेस और काले निशान थे। पर एक बहुत ही अजीब बात थी, अगर अंकिता की बॉडी 6 दिनों से पानी में थी तो पानी से उसकी बॉडी फूली कैसे नहीं? ना ही मछलियों ने उस बॉडी को खाने की कोशिश की। अंकिता की बॉडी बिल्कुल सही सलामत थी। बीरेंद्र जी के लिए ये मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री ही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जल्द ही रिपोर्ट्स भी आ गए, जिसमें कॉज ऑफ डेथ था एस्फीशिया ड्यू टू ड्राउनिंग, यानी जब अंकिता पानी में गिरी या गिराई गई तब वो जिंदा थी
और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि बॉडी पर रेप स्ट्रगल्स के कोई निशान नहीं है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अंकिता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस ने तुरंत कह दिया कि रेप नहीं हुआ था, बावजूद इसके कि सारे सबूत मिटा दिए गए थे। बॉडी को पानी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स भी एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन जैसे कि बीरेंद्र जी ने नोटिस किया था, अंकिता की बॉडी पर 5 निशान थे, पर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके पीठ का निशान मिसिंग था। यहाँ तक कि फाइनल पोस्टमार्टम में उसके टूटे हुए दांत भी मेंशन नहीं किए गए थे। पर यह कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। अंकिता की बॉडी मिल जाने के बाद भी उसकी फैमिली को बॉडी घर ले जाने नहीं दी गई। उसके पिता, भाई और माँ तीनों को अलग अलग रखा गया था। किसी को भी एक दूसरे से डायरेक्टली बात करने की परमिशन नहीं थी, जिसके बाद हायर ऑफिशियल्स ने, यहाँ तक कि सीएम ने भी बीरेंद्र जी पर प्रेशर बनाया कि वो वहीं हॉस्पिटल ग्राउंड में ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दे। इतने प्रेशर के बाद बीरेंद्र जी ने भी उनकी बात मान ली। लेकिन बस इतना ही नहीं, अंकिता की माँ सोनी भंडारी को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में मौजूद तक नहीं होने दिया। बीरेंद्र जी से झूठ कहा गया कि उन्हें सदमा लगा है और वो आईसीयू में है। अंकिता के आखिरी पलों में भी उसे अपनी माँ से अलग रखा गया। अंकिता की कहानी देश में अब आग की तरह फैल चुकी थी। स्टूडेंट्स ने मार्च निकाले, प्रोटेस्ट्स हुए, जनता अब न्याय चाहती थी। हाई कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT फॉर्म की और इन्वेस्टिगेशन उन्हें सौंप दी। SIT ने 47 विटनेसेस, CCTV फ्रेम्स, व्हाट्सएप चैट्स सब इन्वेस्टिगेट किए। इनफैक्ट रिसोर्ट की एक एक्स एम्प्लॉय ऋषिता ने अपना डरावना एक्सपीरियंस भी बताया, जहां उसे भी VIP गेस्ट को सर्विस देने के लिए प्रेशर किया गया था। उसने रिसोर्ट की ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, प्रेशर, थ्रेट्स सब एक्सपोज कर दिए। डिफेंस का कहना था कि अंकिता डिप्रेस्ड थी, उसे अपने दोस्त से शादी करनी थी, उसके घर वाले नहीं मानते, इसीलिए उसने गंगा में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पर वही प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ये एक मर्डर है और इसे कवर अप किया जा रहा है। 2 साल 8 महीने ढेर सारे आंसू, पिटीशन और प्रोटेस्ट के बाद फाइनली 30 मई 2025 को कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता तीनों गिल्टी हैं और तीनों को उम्र कैद की सजा हुई। So guys, I'm Ashi and you were watching the case of Ankita Bhandari. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।